ईरान एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, माने एक ऐसा देश जहां सभ्यताओं का विकास हुआ। इस्लाम के आने से काफी पहले ईरान, या जिसे तब फारस कहते थे, वहां उसका बहुत बड़ा वजूद था। आज जहां ईरान है, वहां आज से 2500 साल पहले अकेनेमिड एम्पायर था, जिसे साइरस द ग्रेट ने बनाया था। तब से आज तक ईरान में गवर्नमेंट के अलग अलग सिस्टम रहे हैं। आज हम जिस ईरान को जानते हैं, उसके बनने में सबसे बड़ा रोल दो घटनाओं का था। पहला 1953 का कू, और दूसरा ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर मोसद्देह का जो तख्ता पलट किया था वो। मोहम्मद मोसद्देह कोई साधारण नेता नहीं थे। वे बहुत पढ़े लिखे और ईरान के शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले थे। 1951 में वे ईरान के लोकतांत्रिक प्राइम मिनिस्टर बने। वे जनता में बहुत पॉपुलर थे क्योंकि वे ईरान को एक सच्चा लोकतंत्र बनाना चाहते थे, जहां राजा यानी शाह के पास पावर कम और जनता के पास ज्यादा हो। उस समय ईरान के तेल के कुओं पर एक ब्रिटिश कंपनी यानी एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी का कब्जा था। सारा मुनाफा अंग्रेज ले जाते थे, ईरानियों को बहुत कम मिलता था। मोसद्देह ने सत्ता में आते ही ऐतिहासिक काम किया। उन्होंने ईरान के तेल का नेशनलाइजेशन कर दिया, मतलब उन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकाला और कहा कि ईरान का तेल अब ईरानियों का होगा। ये बात ब्रिटेन को बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने ईरान का आर्थिक बहिष्कार कर दिया। जब ब्रिटेन अकेले मोसद्देह को नहीं हटा पाया, तो उसने अमेरिका से यानी CIA से मदद मांगी। 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने एक साथ मिलकर खुफिया मिशन चलाया, जिसका नाम था ऑपरेशन एजैक्स। उन्होंने तेहरान की सड़कों पर पैसे देकर दंगे कराए, अखबारों में मोसद्देह के खिलाफ झूठ छपवाया, सेना के कुछ अफसरों को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। शुरुआत में मोसद्देह ने इस तख्ता पलट यानी कू को नाकाम कर दिया और शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद विदेशी ताकतों ने दोबारा हमला कर दिया। मोसद्देह के घर को चारों तरफ से घेर लिया गया, उस पर गोलियां चलाई गई। अंत में मोसद्देह गिरफ्तार कर लिए गए। मोसद्देह को 3 साल की जेल हुई और फिर मौत होने तक उन्हें घर में ही उनके नजरबंद रखा गया। उनकी जगह शाह को वापस लाया गया। वे अब एक तानाशाह की तरह राज करने लगे थे। कहा जाता है कि अगर 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मोसद्देह की चुनी हुई सरकार को न गिराया होता, तो शायद ईरान आज एक बेहतरीन लोकतंत्र होता। इसी धोखे की वजह से ईरानियों के मन में अमेरिका के प्रति नफरत पैदा हुई, जो आगे चलकर 1979 की क्रांति की आग बनी। मोसद्देह के बाद रेजा पहलवी को ईरान का शाह बनाया गया। शाह का मतलब राजा, मतलब ईरान फिर से किंगडम हो गया था। शाह चाहते थे कि ईरान दुनिया का सबसे मॉडर्न देश बने। उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन कहा गया। उन्होंने सड़कें बनाई, स्कूल खोले, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। ऊपर से देखने में ईरान बहुत अमीर और चमक धमक वाला लगने लगा था, क्योंकि देश के पास तेल का बहुत पैसा था। लेकिन पहलवी की एक दूसरी सच्चाई भी थी। वो एक बहुत क्रूर राजा थे। उसने सवाक नाम की एक सीक्रेट पुलिस बना रखी थी, जो हर उस आवाज़ को दबा कर रखती थी जो शाह के खिलाफ होती थी। शाह ईरान का तेल बेच रहा था, खुद अमीर हो रहा था, लेकिन ईरान के कुछ शहरों को छोड़ गांव अभी भी पिछड़े हुए थे। गरीबी थी, भुखमरी थी। लोगों को लगा कि शाह अपनी संस्कृति छोड़कर वेस्टर्न सभ्यता की नकल कर रहे हैं। इस बीच रेजा पहलवी ने 1971 में पर्सपोलिस में एक शानदार पार्टी रखी। शाह ने कहा कि वो पर्शियन एम्पायर के 2500 साल सेलिब्रेट कर रहा है। इसमें इतना खर्च हुआ कि दुनिया दंग रह गई थी। ये सब तब हो रहा था जब ईरान के गांवों में भुखमरी थी। इसके अलावा ईरान के धर्मगुरु शाह के वेस्टर्न तौर तरीकों से सहमत नहीं थे। शाह के ज़माने में इनमें से कई ईरान के बाहर चले गए थे या उन्हें देश निकाला दे दिया गया था। इस तरह ईरान के शाह के खिलाफ गुस्सा पनपा। कम्युनिस्ट और धर्मगुरु एक साथ आए और उन्होंने एक आंदोलन करके शाह को बाहर का रास्ता दिखाया। इस तरह शाह का सबसे बड़ा दुश्मन बना आयतुल्लाह ख़ुमैनी। ख़ुमैनी एक धार्मिक नेता थे। उन्हें शाह का जीने का तरीका और अमेरिका के साथ उनकी दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। शाह ने ख़ुमैनी को देश से निकाल दिया था, ये सोचकर कि वो शांत हो जाएंगे, पर यह शाह की सबसे बड़ी गलती थी। ख़ुमैनी फ्रांस चले गए और वहाँ से उन्होंने अपने भाषणों को कैसेट टेप में रिकॉर्ड करके ईरान भेजना शुरू कर दिया। लोग लुक छुपक कर उन्हें सुनते थे। ख़ुमैनी का मैसेज साफ था कि शाह अमेरिका की कठपुतली है, हमें वापस अपने धर्म और संस्कृति की ओर लौटना चाहिए। 1978 में एक अखबार ने ख़ुमैनी के बारे में कुछ गलत छाप दिया। बस फिर क्या था, छात्र सड़कों पर उतर आए, पुलिस ने गोलियां चलाई, लोग मारे गए। ईरान में एक रिवाज है कि मौत के 40 दिन बाद तक शोक मनाया जाता है। तो 40 दिन बाद फिर लोग इकट्ठा हुए,
फिर पुलिस ने गोलियां चलाई। ये सिलसिला बढ़ता गया और देखते ही देखते लाखों लोग सड़कों पर आ गए। जनवरी 1979 तक शाह को समझ आ गया था कि अब वो टिक नहीं पाएंगे। वो छुट्टियों के बहाने अपनी फैमिली के साथ ईरान छोड़कर भाग गए। वो फिर कभी वापस नहीं आए। ये थी 1979 की इस्लामिक क्रांति। इस्लामिक क्रांति के बाद आयतुल्लाह खमैनी लौटे और उन्होंने ईरान के इस्लामिक रिजीम की नींव रखी, जो आज तक कायम है। शाह के जाते ही खमैनी वापस आए। लोगों ने उनका ऐसा स्वागत किया जैसे कोई भगवान आ गया हो। ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया, लेकिन इसके बाद चीज़ें बहुत बदल गई। इस्लामिक क्रांति के दौरान शाह को हटाने के लिए धार्मिक लोग और कम्युनिस्ट एक साथ लड़े थे, लेकिन जब इस्लामिक रिजीम की स्थापना हुई तो सबसे पहले कम्युनिस्ट टारगेट किए गए। हजारों तो मार दिए गए या फिर जेल में डाल दिए गए। इस्लामिक रिजीम वेस्ट के तौर तरीकों को अच्छा नहीं मानता था। वो वेस्टर्न पहनावा तो वहाँ पे टारगेट हुआ है। महिलाओं को सिर ढकने के लिए कहा गया और डे टू डे गवर्नमेंट को शिया इस्लाम के मुताबिक बदल दिया गया। यहाँ से ईरान में शिया कट्टरपंथ की शुरुआत हो गई। समय के साथ चीज़ें बढ़ती चली गई। इसके अलावा महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया। वेस्टर्न म्यूजिक और फिल्मों पर पाबंदी लगा दी गई। और सबसे बड़ी बात, हॉस्टेज क्राइसिस यानी बंधक संकट। ईरानी छात्रों ने अमेरिका के दूतावास पर हमला कर दिया और 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बना रखा। यहीं से ईरान और अमेरिका की जानी दुश्मनी शुरू हो चुकी थी, जो आज भी जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या समय के साथ ईरान और अमेरिका की दुश्मनी ठंडी होगी और वापस से दोस्ती का हाथ बढ़ेगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी मेरी साथी मनीषा ने। मेरा नाम है आयुष। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।